एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ चुके थे कल चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, आप पढ़ लिए थे। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं एक बार बताना मुझे बेटा। आप लोग बताओगे कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबोत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यही तो आप लोग बोले। ध्यान से समझना, मैंने ये नहीं कहा है कि उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कि उसी के बराबर होता है, ऐसा नहीं कहा है और ऐसा आपको कहना भी नहीं है। कल हम आपको बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स है एक वास्तविक भौतिक राशि है। ऐसा नहीं कि आप ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं पढ़े हो, एक बार वैद्युतिकी में आपको पढ़ाया जा चुका है। बात समझ में आ रही है? वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे, क्लियर। लेकिन वो पहला चैप्टर था, शायद कुछ बच्चे नहीं आए थे, तो आप समझ लेंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने कहा कि कोई वैद्युत क्षेत्र बेटा, ठीक है, और वहाँ पर कोई एक पृष्ठ रखा है। ये सपोज करना क्या है, एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से सपोज करना कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अभिलंबोत कुल मिला के कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? 3 क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। यह है क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बात समझ में आ रही? आप देख पा रहे हो कि ये पृष्ठ के कैसा है बेटा? लंबवत। ये पृष्ठ के कैसे हैं? लंबवत। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं समझना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? काल्पनिक। ध्यान से समझना। अब जहाँ पर आपने 3 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची है, हो सकता है कोई 10 खींच दे, ऐसा भी तो हो सकता है। अपनी ओर से तो खींच रहे हो। अगर मान लो कोई यहाँ पर इसी फिगर में क्या किया, इतना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच दी अभिलंबोत। बात समझ में आ रही है? इस टाइप से। तो अब तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 वेबर। अब तो इसका मात्रक पढ़ चुके हो। तो ये पूरा का पूरा गलत है। अगर इस हिसाब से होगा तो हम लोग तो निश्चित ही नहीं कर पाएंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा। इतना होगा कि इतना होगा, कोई बता दे 5000 रेखाएं गुजर रही हैं, उतना होगा। बात समझ में आ रही? तो कल हम एक शब्द और बोले थे, वो था फ्लक्स रेखाएं। आप लोगों को कहे थे कि फ्लक्स रेखाएं दूसरी चीज होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरी चीज। ऐसा नहीं है कि फ्लक्स रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है, वही है, लेकिन एक नियम के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या फ्लक्स रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चल रही है, अभी आपको समझ में आएगा। और अगर हम फ्लक्स रेखाओं से इसकी परिभाषा दें तो उसी के बराबर बोल सकते हैं। और फ्लक्स रेखाएं असल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक नियम से उनको खींचा जाएगा, ऐसे नहीं जितना मन के उतना खींच दो। बात समझ में आ रही है? तो जो पहले वाली परिभाषा थी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को हम लोग क्या बोल देते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोल देते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला। वहां पर आपको बढ़िया से समझ में आए। तो सबसे पहले हमको कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है बेटा? कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं क्या है। समझे? ध्यान से समझना बेटा। सपोज करना ये कोई ऐसे पृष्ठ है बेटा, ऐसा एक सरफेस हो गया। यहाँ पर भी ऐसे खींच दीजिए, यहाँ पर भी, समझने। और ये समझना कि इस पृष्ठ से यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ये जो पृष्ठ स्थित है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना है? 1 टेस्ला। कितना है बेटा? 1 टेस्ला। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है बेटा कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, यानी एकांक क्षेत्रफल बोल सकते हो। ऐसे यहाँ भी बता देना, इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? 1
मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए समझिए, बाकी अगर 2 मीटर स्क्वायर 2 से गुणा कर देना, 3 मीटर स्क्वायर 3 से गुणा कर देना। बात समझ में आ रही है? ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर का एक क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है बेटा, और वो 1 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है ना? और क्षेत्र के लंबवत स्थित है। कैसा स्थित है? अगर क्षेत्र की डायरेक्शन ये है इधर की ओर, तो इसके लंबवत स्थित है। तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगी? इसके लंबवत होकर गुजरेगी, है ना? ऐसा बस यहीं पर समझना है। नियम ये है कि जितना चुंबकीय क्षेत्र उतनी रेखा आप खींचो। बात समझ में आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 1 टेस्ला, तो हम लोग रेखा कितना खींचेंगे? 1। यही नियम है। बात समझ में आई? यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र का मान, अगर हम मान लें कि यहाँ 2 टेस्ला है बेटा, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा कितना खींचेंगे? 2 क्षेत्र रेखा होगा जो इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है। कैसा बेटा? लंबवत। ध्यान से समझना, ये ऐसे। और अगर यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 टेस्ला ले, तो कितनी रेखाएं गुजरेंगी? 4। बात समझ में आ रही है? और ये सब पृष्ठ के लंबवत होंगे। पृष्ठ के लंबवत है बेटा, ऐसे। बात समझ में आ रही है? अब असल में इन रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं ना बोल करके लाइन ऑफ फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स रेखाएं। फ्लक्स रेखाएं। अब आप कह सकते हो कि जितनी फ्लक्स रेखाएं इस पृष्ठ के अभिलंबोत गुजर रही हैं, बात समझ में आ रही है, उतना ही इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा। मैं बिना देखे लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करना। 1 वेबर आएगा, इसके फ्लक्स का मान आएगा 2 वेबर। कितना आएगा बेटा? अब रेखाओं के बराबर ही लिख रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर बोलेंगे कि फ्लक्स का मान 4 वेबर आएगा। और लॉजिक समझाता हूँ बेटा, पहले तो ध्यान से समझना। आप इनको फ्लक्स रेखाएं कब बोलोगे? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित हो, बात समझ में आ रही है, और वहाँ पर जितने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से उतनी क्षेत्र रेखाएं लंबवत होकर गुजरे। अगर वो पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित है तो तभी तो लंबवत रेखाएं गुजरेंगी। बात समझ में आ रही है? तो उन रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स रेखाएं। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, अगर यही पृष्ठ 2 मीटर स्क्वायर वाला होता तो यहाँ से 2 फ्लक्स रेखाएं गुजरती। कितनी है? 1 ही टेस्ला, लेकिन कितनी गुजरती? 2 फ्लक्स रेखाएं। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर से 1 रेखा, दूसरे मीटर स्क्वायर जो दूसरा वाला था, दूसरे 1 मीटर स्क्वायर से 1 रेखा। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा। अगर 5 मीटर स्क्वायर का पृष्ठ होता, बात समझ में आ रही है, तो 1 टेस्ला का मतलब 1 मीटर स्क्वायर से 1 रेखा गुजरेगी। बात समझ में आ रही है? तब हम उन रेखाओं को क्या बोलेंगे बेटा? फ्लक्स रेखाएं। क्या बोलेंगे? और फ्लक्स रेखाओं को गिन लो। जितनी फ्लक्स रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से गुजर रही हैं, वही रेखाओं की जो संख्या होगी उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर। क्लियर है? देखो कैलकुलेशन देखना बेटा, फार्मूला क्या होता था? 5 = BA cos थीटा, यही तो होता था। इससे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 1 रख दिए। क्षेत्रफल का मान कितना है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर। थीटा A और B के बीच का कोण। A क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत सदिश। बात समझ में आ रही है? क्षेत्रफल सदिश जो होता है, तो पृष्ठ के लंबवत ही तो ये रेखा है, ये किसकी डायरेक्शन बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी। और इसी के लंबवत एक रेखा और होगी बेटा, वो किसकी डायरेक्शन बताएगी? क्षेत्रफल A का। बात समझ में आ रही? क्षेत्रफल सदिश, तो उन दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। ऐसा क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू, ये मत समझना थीटा का मान 90 डिग्री रख देना। वो थीटा का मान क्या है? पृष्ठ के लंबवत जो रेखा है वो बताया गया है। और हमको यहाँ पर कोण कौन सा चाहिए बेटा? A, हाँ, A और B के बीच का कोण चाहिए, तो यहाँ पर 0 डिग्री है। अब एक का गुणा कराओ, 1 वेबर तो आ गया, वही तो मैंने लिखा है। समझ में आया? यहाँ पर समझिए बेटा, यहाँ पर अगर फार्मूला लगाएं तो B की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू 0।
2 वेबर। हाथ हो गया। बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, कितना है 4 वेबर। वही तो मैंने लिखा है। आप बताओ बेटा, आपको समझ में आया कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? इतना जोर दे के समझाने का मतलब ये है कि आप गलती ना करो, क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्या समझते हैं जब उनको पढ़ाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबोत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो समझ लेते हैं कि जो पृष्ठ है उससे जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं लंबवत, उनको गिन लो। बात समझ में आ रही है? और वही क्या हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। ऐसा ही वैद्युतिकी में भी करते हैं कि जितने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहे हैं उनको गिन लो। बिल्कुल नहीं, अगर गिनना ही है तो आप फ्लक्स रेखाओं को गिनोगे, क्योंकि ये निश्चित होता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित नहीं है कि कितने क्षेत्रफल में कितनी रेखाएं खींच दोगी। क्लियर है ना? जब उसी को हम लोग निश्चित कर देंगे। अच्छा अब बताओ बेटा, आप तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे कोई पूछे क्या चुंबकीय फ्लक्स रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं है, बताओ। है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ही है। इसीलिए बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के माप को मेजरमेंट कैसे करोगे बेटा? इस तरीके से। बात समझ में आ गई है ना? परिभाषा आप बोल सकते हो बड़े आराम से। अगर बराबर बोलना हो तो आप बता सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षेत्र के लंबवत, ऐसे बोलोगे, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, किससे बेटा? एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या, फ्लक्स रेखाओं की, यहाँ पे डायरेक्ट संख्या बोल रहे हैं, बराबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होती है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? जितनी फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी वही क्या होगा? उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। किसी बच्चे कोई डाउट? समझ में तो आ गया? ठीक है ना? मुझे लगता है आपको कम समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा, थोड़ा ध्यान केंद्रित रखो। तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटा? आप ध्यान देना, यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, कंसेप्ट आप थ्योरी करके कि फ्लक्स रेखाएं होती क्या हैं, और उससे मैंने परिभाषा दे दी मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो आप बराबर कभी मत बोलना, ठीक है? देखो वही चीज़ सेम है। अरे वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 है, एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है? फ्लक्स रेखाएं बोलेंगे। आप देखो परिभाषा क्या लिखा आपने, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर है। कोई डाउट किसी बच्चे को? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? एक कॉन्सेप्ट और समझना, और बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ये केवल नाम चेंज है, इसके बारे में आप विधिवत जानते हो, पहले से सब कुछ जानते हो। बात समझ में आ रही? चलो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा। इसको हटा दें क्योंकि एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो भाई, अब हम लोग क्या समझने वाले हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? ध्यान से समझना। ये देखिए, थीटा का मान 90 डिग्री। कौन से थीटा? ए और बी के बीच का। ए क्या है बेटा? क्षेत्रफल सदिश। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बात समझ में आ रही है? तो उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। 0 ले लो, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है? 90 लेंगे तब तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 डिग्री ले लिए। देन तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बेटा, 5 इज इक्वल टू फार्मूला बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री मीन्स बी ए। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही? ठीक, तो इतना फ्लक्स गुजरेगा। एक काम करना, यहाँ से बी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए बी बराबर क्या आ जाएगा? ए गुणे में बेटा इधर जाएगा तो 5e/a। एक बार जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे थे तो आपको समझाया। बात समझ में आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जाके कॉपी देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार यहाँ से समझिए। यहाँ पर बी क्या है बेटा? बी क्या है यहाँ पर?
बिल्कुल सही, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। और ए तो आप जानते हो क्षेत्रफल, अगर वेक्टर ए होता तो क्षेत्रफल सदिश होता। ए क्या है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का परिमाण, ठीक है ना। यहां से बेटा देखना, 5v का मात्रक क्या होता है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। गुड। ए क्या है बेटा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अब हम इस बी को चुंबकीय क्षेत्र नहीं बोलेंगे, क्या बोल दे रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं। अब सपोज करिए अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो, एग्जाम में न्यूमेरिकल में दे दिया, कहा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कुछ भी दे दिया 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो पूरा साल हम लोग देखे ही नहीं। अगर देखे नहीं तो न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, पहले तो ये परेशान करेगा। दूसरी चीज इसके सामने क्या लिख दिया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और जबकि है क्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, वही तो है, चुंबकीय क्षेत्र ही है। अरे इसी का मात्रक आप टेस्ला भी लिख सकते हो, अगर यहीं पे 4 टेस्ला लिखा होता तो तुरंत जान जाते। तो दो चीज परेशान कर सकता है आपको, मात्रक भी चेंज कर देगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर रख दिया, और चुंबकीय क्षेत्र ना लिख करके क्या लिख देगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फिर आप समझोगे पता नहीं क्या दिया है। और जब पता नहीं क्या दिया है तो हम लोग यही नहीं जान पाएंगे हमको दिया क्या है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो जो पूछा है। बात समझ में आई। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि चुंबकीय, यहाँ पर केवल बेटा नाम से मतलब है, बस नाम में आपको परेशान कर सकता था, नाम मैंने आपको बता दिया। और मात्रक भी याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। बात समझ में आई इस वाले फार्मूले से। अच्छा, इसको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो बोलते क्या है, क्यों बोलते हैं। घनत्व आप लोगों ने पढ़ लिया है, रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, आयतन घनत्व। बात समझ में आ रही है। एक अंक लंबाई में कोई चीज देखा जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, रेखीय घनत्व। एक अंक क्षेत्रफल में देखा जाता है, पृष्ठीय घनत्व। एक अंक आयतन में देखा जाता है। अब यहाँ पर पृष्ठ से ही तो फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स रेखाओं की जितनी संख्या होगी उतने ही तो चुंबकीय फ्लक्स होंगे। अभी तो आपने पढ़ा है, बताओ फ्लक्स रेखाएं कितनी है, 2, चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फ्लक्स रेखाएं कितनी है, 3, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 3 मीटर। बात समझ में आ रही है। तो 5v का मतलब यहाँ क्या समझना, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, और a क्या है, क्षेत्रफल। अगर हम a का मान 1 रख दें, 1 मीटर स्क्वायर, क्या रख दें बेटा, तो आप बोल सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या है। क्या है बेटा, एकांक क्षेत्रफल से फ्लक्स गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या है, और वो किसके बराबर है, b के। तो इसको हम लोग चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो बोल सकते हैं कि नहीं। एकांक क्षेत्रफल से कितनी फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। कोई डाउट। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अगर कहीं लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, और उसका मात्रक हम टेस्ला भी लिख सकते हैं। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। तो कहाँ से दिक्कत हो सकती है उसको आप पहले से जानें। यही चीज बेटा ध्यान देना, यहाँ पर आपको समझाया गया है। देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, अगर थीटा का मान 0 डिग्री अर्थात कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ऐसे लंबवत रखा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही होगा, और ए की भी डायरेक्शन क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की होगी। तो इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। अगर ऐसा है तो पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स क्या होगा, VA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 यानी कि VA वेबर, और B क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, A क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ से B के लिए सॉल्व करेंगे तो A गुणे में उधर जाएगा भाग में, 5V/A। मात्रक देखें तो 5V का मात्रक वेबर, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम लोग टेस्ला लिख सकते हैं, क्योंकि B क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी को बोल दिया जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्यों बोला जाता है मैंने आपको समझा दिया। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट अब हम लोग समझने वाले हैं, और उसका नाम है EMI। अरे आपके चैप्टर का नाम है बेटा, इसको आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन।
मैंने कहा था ना, चैप्टर का नाम जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ये जो इस चैप्टर का नाम है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट समझने थे आपने समझ लिए, अब आपको समझ में आएगा, है ना? अब आपको अगला बैच पढ़ने की जरूरत नहीं हो, ठीक है? चलो, इसको बोलते हैं बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझेंगे बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। क्या हुआ? ये प्रेरण सही तो है। अच्छा, लग रहा है जा है, ऐसे मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। अब सही है बेटा, प्रेरण आप समझ गए, ठीक है, बहुत खुशी हुई। चलो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ध्यान से समझना बेटा। ये घटना क्या होती है पहले ये समझेंगे, फिर किसने रिसर्च किया था, कैसे आपको मिला, ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं घटना होती क्या है, नहीं तो किसके बारे में बात हो रही है यही ना पता चले तो फिर समझने का कोई मतलब नहीं। ध्यान देना बेटा, जब कोई वैद्युत परिपथ है और उससे बद्ध जो फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट समझने चलना। कोई मान लो विद्युत परिपथ है, ऐसे मान लो कोई लूप है या कुछ भी है, बात समझ, तार है ऐसे, यहाँ से सपोज करना कि ऐसे कुछ फ्लक्स रेखाएं हैं जो गुजर रही हैं, एक कुंडली बना देते हैं, बात समझ में आ रही? ऐसे इससे सपोज करना कि कुछ फ्लक्स रेखाएं हैं जो गुजर रही हैं। फ्लक्स रेखाओं का मतलब समझ में आ रहा है, एकांक क्षेत्रफल से अगर जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी रेखाएं गुजरेंगी। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो यहाँ पर कि 4 टेस्ला, कितना है भाई, 4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है, बात समझ में आ रही है? तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजर रही लंबवत? 4, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स रेखा। क्या बोलेंगे? ऐसे समझ ना, जो भी हो। ये एक विद्युत परिपथ है बेटा। क्या है? विद्युत परिपथ। एक कुंडली हो गया, अब इसमें से कुछ फ्लक्स रेखाएं हैं गुजर रही, कह सकते हो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। अगर हम इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में, मान लेना 5 गुजर रहा है, क्लियर है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करें, क्या करें? या तो बढ़ा दें या फिर परिवर्तन करें, तो इस विद्युत परिपथ में स्वतः ही एक विद्युत इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, है ना? हाँ, भुला जाते हैं कभी कभी, नेटवर्क हमारा भी उड़ता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल, लिख दें वाहक, स्वतः ही बेटा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हो कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों आप पढ़े, है ना? कुल मिला के एक तरीके से समझ सकते हो कि विद्युत धारा को परिपथ में प्रवाहित कराता है। हाँ भाई, ध्यान देना, ये जब भी किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में आप परिवर्तन करोगे, ज्यादा करोगे या फिर कम करोगे, बात समझ में आ रही? परिवर्तन करोगे तो उस वैद्युत परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। और अगर परिपथ बंद है, अगर परिपथ क्या है बेटा? बंद है, तो परिपथ में विद्युत धारा भी बहने लगेगी, परिपथ में विद्युत धारा भी बहने लगेगी, क्योंकि विद्युत वाहक बल का काम ही यही होता है। अभी आपने समझा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देगा, वो चलने लगेंगे किसी एक ठीक डायरेक्शन में, और उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में विद्युत धारा बनेगी, और इस विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, यानी कि प्रेरित धारा। क्या बोलेंगे? इसी घटना को हम लोग क्या बोल देंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको केवल एक चीज बताना है बेटा, अगर कोई पूछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो आप बताओगे जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
अब कोई समझना चाहता है कि ये सब होता क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, तब आपको एक एक चीज़ करके समझाना कि विद्युत वाहक बल का काम क्या होता है। बात समझ आ रही हो? फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे करा सकते हैं, सारी चीज़ हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा बहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत धारा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, बिना बैटरी लगाए कोई विद्युत स्रोत आपने नहीं लगाया और उसमें विद्युत धारा बहने लगी। यही काम तो होता है जनरेटर में। जो आप लोग जनरेटर पढ़ते हो उसका सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप देखो चुंबक रखा होता है दोनों ओर, जनरेटर में क्या होता है, चुंबक होता है, उसके बीच में तार से लपेटी हुई एक कुंडली रखी जाती है। बात समझ में आ रही है? अब चुंबक अगर रखा है दोनों ओर, ध्यान से समझना, अगर चुंबक रखा है यहाँ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं होंगी ऐसे। बात समझ आ रही? अब अगर मान लो इसमें कुंडली ऐसे रखी है, बात समझ आ रही है, ऐसे कुंडली रखी है तो इधर से भी इधर से भी इधर से भी फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं। और मान लो ऐसे कुंडली रुकी हुई है तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या फिक्स होगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान फिक्स होगा, कुछ ना कुछ होगा, कांस्टेंट होगा। मान लो अभी के लिए 10 है, क्या है बेटा 10 है, तो ये फिक्स है। लेकिन अगर कुंडली को घुमाए, कुंडली को क्या किए, घुमाए, ऐसे घुमा दिए, तो इससे लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और अगर ये ऐसे समांतर हो गई तब तो एक भी रेखा इसके लंबवत नहीं गुजरेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0। यानी फ्लक्स के मान में कम ज़्यादा हो रहा है ना, परिवर्तन कर रहे हो, तो जब परिवर्तन होगा तो इसमें यहाँ पे जो कुंडली रखी जाएगी बेटा, उसमें स्वयं से एक विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, जिसके कारण इसमें धारा बहेगी। और जनरेटर से आप यही करते हो, उसमें रखी कुंडली को घुमाते हो, बात समझ आ रही, मशीन से या किसी भी चीज़ से उसको क्या करते हो, घुमाते हो तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसके फ्लक्स में, इस कुंडली से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, विद्युत वाहक बल जनरेट होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और इसी घटना को हम लोग क्या बोल देंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद ये रखना है कि जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तभी तक इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व होगा। अगर फ्लक्स का मान नियत हुआ तो इसका अस्तित्व खत्म, यानी विद्युत वाहक बल विद्यमान नहीं। आप देखो जनरेटर ले आओ, अपने यहाँ खड़ा कर लो और उससे कहो कि करंट दो, देगा नहीं, कहेगा पहले फ्लक्स के मान में परिवर्तन तो करो। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी, जितनी देर फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा उतनी ही देर प्रेरित धारा बहेगी, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाइए। परिभाषा लिख दिया गया है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। बात समझ में आ गई? यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाती है। और परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक विद्यमान रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसके बारे में हम लोग डिटेल से कल पढ़ेंगे, और जो फैराडे ने, हेनरी ने प्रयोग किया उसमें से 1-2 प्रयोग भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे।